नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजूखाने की हुई सफाई। अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से स्वर्णमयी चरण पादुका को लेकर मंदिर के महंत अयोध्या हेतु हुए रवाना। बीएचयू के विभिन्न छात्र संगठनों ने भाजपा के खिलाफ 20 सूत्री घोषणा पत्र किया जारी। और तेलुगु समाज से जुड़े 2 वरिष्ठ सदस्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने हेतु अयोध्या हुए रवाना। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजूखाने की सफाई हुई। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के वजूखाने की साफ सफाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस साफ सफाई अभियान को शुरू किया गया। साफ सफाई के लिए जिलाधिकारी वाराणसी ने 9 बजे से 11 बजे तक का समय दिया था। साफ सफाई कराने के दौरान पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। मस्जिद में साफ सफाई करने पहुंची 26 लोगों की टीम में सभी लोग नगर निगम वाराणसी के सफाई कर्मचारी हैं। ज्ञानवापी के वजूखाने में साफ सफाई शुरू करने से पूर्व गुरुवार को मां श्रृंगार गौरी केस के वादी पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने अलग अलग बैठक की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने की सफाई का आदेश दिया था। वजूखाने में मरी पड़ी मछलियों को और गंदगी को बाहर निकाला गया। इसके बाद जिंदा मछलियों को मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन को सौंप दिया गया। सफाई कर दी पूरी तरह से साफ हो गया है। मछलियां मरी थी और कितनी संख्या में जो मछलियां हैं वो जिंदा लगभग मिली। संख्या बिना नहीं लगभग 8-10 मछलियां मरी हुई थी, इसको हटा दिया गया और जो बाकी मछलियां उनको मस्जिद के जो मैनेजमेंट को सील कर दिया गया है। हाँ, पूरा सील कर दिया। अरे सर, क्या दोनों पक्ष मौजूद रहे? हाँ, दोनों पक्ष। किसी की तरफ से कोई आपत्ति सर? किसी तरफ से दोनों पक्ष? सर आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर आगे भी ये कार्रवाई जारी नहीं, बस हो गया। सर का पानी पूरा ड्रेन आउट कर दिया गया। क्या मिला सर? नहीं, मछलियां थी, जो जिंदा मछली थी वो मस्जिद के प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया गया और मरे हुए मछलियों को हटा दिया गया। अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से स्वर्णमयी चरण पादुका लेकर मंदिर के महंत अयोध्या हेतु रवाना हुए। अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में स्वर्ण पादुका अर्पित की जाएगी। मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज पादुका लेकर शनिवार को अयोध्या के लिए रवाना हुए। वाराणसी के कारीगरों ने भगवान राम के लिए ये स्वर्ण निर्मित चरण पादुका तैयार की है। महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि माता अन्नपूर्णा की तरफ से प्रसाद के तौर पर ये चरण पादुका प्रभु के चरणों में अर्पित की जाएगी। बनारस के कारीगरों की ओर से स्वर्णमयी चरण पादुका बनाई गई है। ये भगवान राम के चरण हैं और वहां पर रहेंगे। बताया कि ये चरण पादुका विश्वनाथ गली व्यापार मंडल के व्यापारियों के सहयोग से अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से ये स्वर्णमयी चरण पादुका तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय ये चरण पादुका मंदिर में स्थापित होगी। उसके उपलक्ष्य में 22 जनवरी को काशी में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कहा कि बाबा विश्वनाथ व प्रभु श्री राम दोनों एक ही हैं। काशी के बगैर कहीं अलख जगती नहीं है, इसलिए बाबा विश्वनाथ व माता अन्नपूर्णा की कृपा से ये चरण पादुका अयोध्या पहुंच रही है। ये अन्नपूर्णा मठ मंदिर की तरफ से अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ पर माता अन्नपूर्णा की तरफ से ये प्रसाद के तौर पर स्वर्णमयी चरण पादुका बनवाई गई है बनारस के कारीगरों से। ये ले जाके भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित की जाएगी। ये उनके चरण हैं और ये वहाँ पर रहेंगे और ये बनारस के विश्वनाथ गली व्यापार मंडल के सदस्य लोग, अन्नपूर्णा मंदिर के लोग, सभी के सहयोग से ये चरण पादुका तैयार की गई है और वहाँ पर अर्पित की जाएगी। उसी के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 22 तारीख को वहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर में चरण पादुका प्रतिष्ठापित होगी और वहाँ नजर आएगी। काशी के लिए कितना बड़ा गौरव की बात है। बहुत बड़ी चीज़ है कि बाबा देखा जाए तो बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और राम जी दोनों एक ही हैं और दोनों को एक जैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, बिना काशी के अलग जगती नहीं है। इसलिए बाबा की कृपा से, माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से प्रसाद स्वरूप वहाँ चरण पादुका पहुँच रही है।
बीएचयू के विभिन्न छात्र संगठनों ने कहा, हम मोदी सरकार के जुमलों के खिलाफ हैं, वहीं 20 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। बीएचयू के विभिन्न छात्र संगठनों व अन्य छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से बीएचयू के छात्र संघ भवन पर प्रेस वार्ता किया तथा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 20 सूत्री मांगों को रखा। बीएचयू के छात्र संगठन आइसा, एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा, एसएफ तथा अन्य छात्र छात्राओं द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई। छात्र छात्राओं ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। पिछले दिनों आईआईटी छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को शासन प्रशासन द्वारा उन्हें 60 दिनों तक बचाया गया क्योंकि आरोपी सत्ता दल भाजपा के सदस्य निकले। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कठुआ, उन्नाव, बिल्किस बानो महिला पहलवानों से लेकर बीएचयू तक अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वक्ताओं द्वारा कहा गया कि भाजपा सरकार वंचित समुदाय के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव कर रही है। हम बीएचयू के छात्र छात्राएं मोदी सरकार के जुमलों और हमलों के खिलाफ खड़े हैं। हम आज अपने 20 सूत्री घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं, जिस पर व्यापक एकता बनाकर हम आगे इसे अभियान और आंदोलन की शक्ल देंगे। हम इस घोषणा पत्र को लेकर छात्र समुदाय में जाएंगे और उस पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। जो सरकार युवाओं को, पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज़्यादा रुझा के सरकार में आई थी, शासन में आई थी, उसके बाद सबसे अधिक जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज छात्र ही महसूस कर रहे हैं, युवा महसूस कर रहे हैं, किसान महसूस कर रहा है, पिछड़ा तबका महसूस कर रहा है, दलित महसूस कर रहा है। जिस सरकार से उम्मीदें थी कि ये आएगी तो हमें रोजगार के साधन जो है और ज़्यादा मुहैया कराएगी, ये हमारी फेलोशिप को बढ़ाएगी, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस की जो दूसरी समस्याएं हैं उसको और बेहतर किया जाएगा, लेकिन सभी मोर्चों पे सरकार फेल रही है और कहीं ना कहीं जिन वादों के साथ आई तो उसमें परेशान ही किया है, कुठाराघात ही किया है। आज उन्हीं सब मसलों को लेके हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिसमें पेड़ों की कटाई थी, बीएचयू में जो नॉन नेट फेलोशिप है उसको बढ़ाने का मसला था, जिसमें पीएचडी की जो सीट है जो हर 6 महीने पे आ जानी चाहिए थी उसमें लगातार डिले किया जा रहा है। फेलोशिप जो बहुत बड़ा मसला होता है छात्रों के लिए जो शोध कर रहे होते हैं वो नियमित रूप से मिले, 6-6 महीने तक फेलोशिप नहीं मिल रही है। 8,000 पे आप सोचते हो कि बेहतर शोध की गुणवत्ता हो, अब बताओ अगर पेट में अन्न नहीं रहेगा तो क्या आप बेहतर सोच पाएंगे? तो इन तमाम सारे मसलों के साथ साथ जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव को छात्र और युवा को केंद्रित करते हुए जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है हम उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके पास लेके जा रहे हैं कि आप युवाओं सेंट्रिक जो है चुनाव को रखो, जिसमें शिक्षा रोजगार की बातें प्राथमिकता के तौर पर रखी जाए। बीएचयू के जितने भी प्रोग्रेसिव छात्र संगठन हैं और बीएचयू के स्टूडेंट्स हम सब साथ में ये स्टूडेंट मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। 2024 के जनरल इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार से मांग है कि जो आने वाला चुनाव है वो इन मुद्दों पे लड़ा जाए। हमारी कुछ कैंपस स्पेसिफिक डिमांड्स भी हैं, हमारी कुछ सरकार से भी डिमांड है और हम जैसे देख रहे हैं कि 10 साल में ये सरकार जो है हमें जो झूठे वादे किए गए, हमें नौकरी का वादा किया गया, हमें जो है मतलब दूसरे वादे किए गए, उसको जो है निभाने में एकदम असफल रही है। तो हम ये सरकार से सवाल कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन है वो उनको जो है इन मुद्दों पे लड़ा जाए और जो बीएचयू प्रशासन है वो भी इन मुद्दों को हमारे साथ इसको लेके खड़ा हो। कौन सा मुद्दा हमारे मुद्दे सरकार को सुझाव दे रही है? हाँ, हमारा सरकार से तो सीधा कहना है कि जो ये NEP 2022 ये जो लाए हैं जिसमें कि एक भी वर्ड सोशल जस्टिस भी मेंशन नहीं है, एक भी वर्ड रिजर्वेशन भी मेंशन नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं आप एक शिक्षा नीति लाएंगे जिसमें आप सोशल जस्टिस भी मेंशन नहीं करेंगे, रिजर्वेशन भी मेंशन नहीं करेंगे। आप जो एंटी रिजर्वेशन और जो हाँ, तो इसको सबसे पहले तो इसको वापस ले। उसके अलावा जो भी सारी हमारी फेलोशिप थी, MNF थी और जो भी रिसर्च फेलोशिप थी उनको इन्होंने वापस ले लिया। हम ये चाहते हैं कि इसको जो है ये दोबारा से इसको शुरू करें और जो ओबीसी रिजर्वेशन है हमारे हॉस्टलों में ओबीसी ग्रांट से बने हुए जो हॉस्टल्स हैं और उसमें ओबीसी को ही रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो हर जगह स्टेज पे जाके कहते हैं मैं ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। क्या सिर्फ वो तभी कहने आएंगे जब उन्हें ओबीसी से वोट लेना होगा? क्या सिर्फ जाति का सवाल सिर्फ इतना ही उनके लिए रह गया है कि उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है वो? हम ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण जो है वो पूरी तरह से प्रभावित ढंग से लागू हो और जो भी रिजर्वेशन के जो भी सारे नियम कायदे
कायदे कानून है वो अपने प्रभावी ढंग से सभी एग्जाम्स में, यूपीएससी कोचिंग जो है बीएचयू में, उसमें भी रिजर्वेशन जो है वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं है, वहाँ पर भी लागू किया जाए। और हमारी मांग है कि यहाँ पे छात्र संघ को बहाल किया जाए। हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार आते ही सभी कैंपसेस में जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होते थे उनको बंद कराया गया है। कैंपस की डेमोक्रेसी पे एक बड़ा हमला है। आप कुछ बोलेंगे, अगर आप टीचिंग में हैं तो आपको प्रोफेसरशिप से निकाल दिया जाएगा, अगर आप छात्र हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको कैंपस में बैन कर दिया जाएगा। हमारे साथी ही कुछ बैठे हुए हैं, हमारी चंदा जी हैं, इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, राणा रोहित है, इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, जबकि हम IIT बीएचयू में जो गैंगरेप की घटना हुई थी इसको लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग 3 दिन तक वहाँ पर बीएचयू गेट पे बैठे और प्रोटेस्ट किया। हमारे ऊपर ABVP द्वारा हमला किया गया और हमारे ऊपर ही उल्टा एफआईआर कर दी गई है। तो ये जो प्रशासन की पूरी मिली भगत है, किस तरह से सरकार भी मिली हुई है और ये प्रशासन भी मिला हुआ है, और योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरह से इन्होंने 3 महीने तक इन अपराधियों को बचाए रखा, इनसे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कराया, उसके बाद जाके इनकी गिरफ्तारी की, उसके बाद भी इनका जो रवैया है वो साफ साफ दिखाता है कि वो कितने महिला विरोधी हैं। और भाजपा का जो भी पूरा चिट्ठा रहा है, चाहे बिल्किस बानो का रेप हो, चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे या जो भी हम देख सकते हैं, या जो भी यूपी में आप देख सकते हैं कि अभी एक डाटा रिलीज हुआ है जिसमें कि यूपी में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर मतलब कि हैरेसमेंट और इस तरह के केसेस सामने आए हैं। तो हम इस मोदी योगी की सरकार से, डबल इंजन सरकार से ये सवाल करते हैं कि आपके रहते हुए आपके प्रदेश में ये कैसे हो रहा है, और अगर आप इसी तरह का शासन आप आगे भी ले जाना चाहते हैं तो हम बीएचयू के स्टूडेंट्स ये सब नहीं एक्सेप्ट करेंगे और हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम ये सभी लोगों से, जो हमारी जनता है, उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं, आप इन सब मुद्दों पर भी ध्यान दें और जो आने वाला चुनाव है वो मंदिर मस्जिद में बटके ना रह जाए। जो राम मंदिर की जो इन्होंने घोषणा की है और जो इसके लिए एक लंबा कैंपेन लिया है, ये हमेशा चुनाव से पहले ही इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और इस पर ही बात करते हैं, और जो एक पोलराइजेशन हो रहा है जो इंडिया की पॉलिटिक्स में, उसको लेके हम साफ साफ रिजेक्ट करते हैं। हम बीएचयू के स्टूडेंट्स और हम बीएचयू के सभी छात्र संगठन, और इसको लेके हम आने वाले चुनाव में बस यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार की जो भी नीतियां हैं या सरकार की जो भी अभी तक काम करने का तरीका है, हम उसके सख्त विरोध में हैं। और अगर ये सरकार इसी तरह से काम करती रही तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कौन से संगठन आपके साथ हैं? हमारे साथ आयसा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, NSUI है, छात्र सभा है, स्टूडेंट फ्रंट है और बीएचयू के छात्र छात्राएं। तेलुगु समाज से जुड़े 2 वरिष्ठ सदस्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने हेतु अयोध्या रवाना हुए। अयोध्या में होने वाले श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री काशी तेलुगु समिति के सचिव VV सुंदर शास्त्री एवं काशी तेलुगु समिति के कोषाध्यक्ष समाजसेवी तुलसी गजानन जोशी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। वहीं शनिवार को जय श्री राम के उद्घोष के बीच वे काशी से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान काफी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद रहे, जो हाथों में ध्वजा पताका लिए प्रभु का जयकारा लगाते चल रहे थे। आंध्रा आश्रम में स्थित भगवान रामचंद्र जी की पूजा करके तेलुगु समाज एवं राम भक्तों के द्वारा शहनाई की मंगल ध्वनि के साथ भजन करते हुए आमंत्रित दोनों सदस्यों को साथ में लेकर केदारेश्वर महादेव एवं चिंतामणि गणेश मंदिर दर्शन करके वे सोनारपुरा से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। हमको गजानन जोशी जी को अयोध्या से निमंत्रण प्राप्त हुआ था राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए। ये हम लोग का सौभाग्य है। मैं आज हम लोग यहाँ से केदार जी के दर्शन, बाबा केदार जी के दर्शन, चिंतामणि गणेश जी के दर्शन करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। कितने लोग? हम लोग यहाँ से 2 लोग जा रहे हैं। 2 लोग जा रहे हैं तेलुगु समिति के लिए। कुछ संदेश काशीवासी को शर्त यही है, जय श्री राम। काशी का महोत्सव है जो कि 22 तारीख को हम लोग मनाएंगे। काशी में भी हर आदमी, हर लोग यहाँ जय श्री राम का उत्सव मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे। ये हम लोग दिवाली के रूप में मनाएंगे। यहाँ पर काशीवासी भी बहुत खुश है। ये कभी जिंदगी में हम लोग देखने को ऐसे सोचे भी नहीं थे मिलेगा। आज जो ये सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है। गंगा उस पार रेत पर कलाकारों ने आकर्षक कलाकृतियां उकेरी।
गंगा में रेत पर कला के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों ने अनूठी कला का प्रदर्शन किया। रेत पर अद्भुत आकृति उकेर कर अपने कला कौशल का परिचय दिया। एक दिवसीय कार्यशाला में दिन बढ़ने के साथ ही रेत की आकृतियां आकार लेने लगीं और धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो खुले आसमान के नीचे रंगमंच सा बन गया हो। कलाकारों की आकृतियों ने दर्शकों को प्रभावित किया और वे खूब सराही गईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रदोष कुमार मिश्रा ने बताया कि बनारस में विगत 20 वर्षों से हर वर्ष 19 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। इसमें अनेक कलाकार पेशेवर और नवागत प्रतियोगिता करते रहे हैं। शुक्रवार को इस आयोजन की 20वीं कड़ी प्रस्तुत की गई। इसमें बनारस के स्कूली छात्रों से लेकर कला के विद्यार्थी अपनी कला कौशल तथा समझ से लोगों को परिचित करा रहे हैं। विशेष रूप से बनारस की अद्भुत कल्पना इस खोज का साक्षी रहा है। कितना 10-15 साल हो गया होगा ना? नहीं सर, अरे अभी तो हम लोग 16-17 की बात, 16-17 हमारे 1 साल बाद आप रिटायर हुए थे। हाँ जी। क्या बनाई? वो नेचुरलिटी जो खत्म है। ये 70-80 सेंचुरी का जो है रोबरी शीट है और इन बच्चों ने जो है बनाया हुआ है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं। तो ये रोबरी का शीन बनाए हुए हैं। कितनी संघर्ष के साथ इन्होंने जो है ये रोबर लोग अपना डकैत करते हैं, फिर वो मारे जाते हैं। उसी सीन को ये इन्होंने दर्शाया हुआ है। यहाँ पर सैंड आर्ट बनाया गया है। इसकी थीम है अयोध्या की राम मंदिर पर बनाया गया है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों का, क्यों ये चुना? ये उत्साह के लिए, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है तो लोगों को जागरूक करने के लिए उत्साह जगाया जा रहा है कि हाँ अयोध्या जाएं और राम मंदिर को देखें। कितने समय में और कितने लोगों ने मिलकर इसको बनाया? ये सुबह से 8 बजे से लेकर कम से कम 1 बजे तक लगा है, 5 घंटे। कितने लोगों ने मिलकर बनाया इसको? इसको 9 लोगों ने मिलकर बनाया गया है, जो हमारी टीम उपस्थित है वहाँ पर। कोई आप लोगों को थीम दिया गया था इस बार या ऐसे ही बनाया? नहीं, अपने मन से बनाया गया था। थीम नहीं दिया गया था कोई? नहीं। तुलसी मानस की जो किताब है, जो कि तुलसीदास ने लिखी थी हमारे बनारस के तुलसी घाट के तट पर बैठकर, उससे हमने दिखाया है और उसके ऊपर हमने वो त्रिशूल लगाया है, दिखाया है, धनुष दिखाया है, जो धनुष कोई नहीं उठा पा रहा था और सीता माँ रोज़ उसे साफ करती थी उठाकर, और वही धनुष उठाकर राम जी ने सीता जी से शादी की थी। वही धनुष को हमने दर्शाया है। और उसमें आपने एक ग्रंथ को भी दिखाने की कोशिश किया, तो कौन सा ग्रंथ है और क्या लिखा है उस ग्रंथ पे आप लोगों ने? वो तुलसी मानस ग्रंथ है, जो कि रामचरित्र मानस है, जिसमें कि रामायण दिखाया है तुलसीदास ने, और उसमें हमने लिखा है कि राम आएंगे। जैसे कि हमारे पहले पीढ़ियों में बोला जाता था कि हम लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं कि उस दिन राम जी आए थे 14 वर्षों बाद।
हम वो देखने के लायक नहीं थे उस समय, हम इस दुनिया में थे भी नहीं। तो अब हमारे लिए ही राम मंदिर बन गया है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हमारी पीढ़ी के लिए। तो हम उसी को खुशहाली में लेके बोल रहे हैं कि राम आएंगे और वह राम 22 तारीख को आएंगे। यह 22वां वर्ष है रेत में आकृति की खोज का। इसका संयोजक संस्थापक मैं मदन लाल गुप्ता बोल रहा हूँ। राम छात्र शिल्पन्यास के द्वारा ये हर वर्ष 19 जनवरी को आयोजित होता है राम छात्र गुरु जी की स्मृति में। उनका यह 80वां जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं माँ गंगा के तट पर। यह एक अद्भुत कार्यक्रम है, जबकि 2-4 दिन पहले हम लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, उसकी वजह से हम लोग सोच रहे थे कि बहुत संख्या कम आएगी, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है। देख करके इस आयोजन को बराबर स्थापित करने का हम लोगों का उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें करीब 200 से लगभग अधिक जो है पार्टिसिपेंट्स लोगों ने हिस्सा लिया है। 35 ग्रुप में लोगों ने काम किया है। 25 लोगों को नगद पुरस्कार हम लोग यहाँ पर प्रदान करेंगे, जो कि एक बहुत ही अनूठा है। इस बार का विषय जो है राम जन्मभूमि पर जो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, उसके साथ साथ पर्यावरण से संबंधित और भी जो हमारे देश की और विदेश की जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर आधारित जो है तमाम सारे मूर्ति शिल्पों का लगभग बड़े बड़े आकारों में सृजन किया गया है। आज की बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग पहुंचे? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग जी यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे जो है पत्रकार बंधु काफ़ी संख्या में हैं। यहाँ पर श्री प्रकाश शुक्ल जी प्रोफेसर हैं, जो 17 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम में आते हैं, और हमारे बहुत अधिक संख्या में जो हमारे शहर के नागरिक लोग हैं या कुछ बाहर से भी पधारे हुए हमारे मित्र हैं। कोई गुवाहाटी से आए हुए हमारे 15-16 की संख्या में अतिथि कलाकार थे, और अहमदाबाद से भी 2 कलाकार आए हुए हैं जो आर्किटेक्ट हैं, इसमें हिस्सा लिए हुए हैं उन लोगों ने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से बातचीत की। हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया वाराणसी पहुंचे। राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले पत्रकारों को संबोधित किया। कहा कि लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए उन्होंने भी लंबा आंदोलन किया। 12 बार जन आंदोलन छेड़ा और लाखों लोगों को राम मंदिर निर्माण के लिए जोड़ा। प्रवीण तोगड़िया ने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ धर्म गुरुओं द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो खुद ही फर्जी संस्था चलाते हों, उनके बारे में कोई बात नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण की जगह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले जाने चाहिए, वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर ऐसा निर्माण कार्य करा डालें। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि वो श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, इसके लिए उन्हें आमंत्रण भी भेजा गया है और वो रविवार को शाम अयोध्या पहुंचेंगे। 450 वर्षों के संघर्ष, 25 पीढ़ियों की कुर्बानी और पिछले 40 वर्षों में लाखों गांवों, करोड़ों लोगों तक जाने वाला 12 बार हमारे द्वारा जनजागरण से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमें आनंद है, खुशी है। हम विजय उत्सव पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल 8 करोड़ से ज्यादा दीप प्रज्वलित करके मनाएगी। कुछ शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला और अमित शाह और मोदी जी इसको पूरी राजनीतिक रूप में कर रहे हैं। निमंत्रण किसको दिया हुआ मेरी जानकारी नहीं है। पुराना ट्रस्ट था, उनमें से तो मैं था। इस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उनको ही पता होगा, इसलिए किसको निमंत्रण दिया नहीं देना मेरी जानकारी नहीं है।
मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कुछ शंकराचार्य यह भी कह रहे हैं ये साधु संगत नहीं है, जबकि गुंबद पे ध्वजा भी नहीं है और पूरी तरह से मंदिर बन के तैयार नहीं है, ऐसे में शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मैं तो कैंसर का निष्णात हूँ, कैंसर सर्जरी के बारे में प्रश्न पूछोगे तो उत्तर दूंगा। ज्योतिष का और मंदिर स्थापत्य का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो वो हमारे आचार्यों पर छोड़ देते हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं कहूँ। गुरुजी ट्रस्ट की तरफ से आपको आमंत्रण किया गया है? मुझे निमंत्रण मिला है, मैं अयोध्या पहुँच रहा हूँ। गुरुजी जा रहे हैं अयोध्या? 21 तारीख शाम को। गुरुजी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम नेता ने कहा है कि 20 से 26 तक मुस्लिम को घरों में रहना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? हमेशा के लिए रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर लगभग आधा सफर तय कर चुका है, ऐसा ही सर्वे भी हो चुका है। क्या लगता है कि कब तक हिंदुओं को काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ज्ञानवापी परिसर है वो सौंप दिया जाएगा? आपका क्या अनुमान है, क्योंकि आपने अयोध्या के कोई प्रश्न पूछेंगे कि आसमान में पहुंचने के लिए कितनी मछलियां चाहिए, तो मैं कहूंगा कि लंबी होगी तो एक ही मछली। तो कब तक बनेगा? शीघ्र बनेगा, उम्मीद है पूरी उम्मीद बनेगा ही। और 500 साल बाद राम प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको काशी में भी होगा? बिल्कुल होगा। भारत में यदि राम कृष्ण विश्वनाथ का सम्मान नहीं होगा तो क्या अरबस्तान में होगा? होगा ही, बनकर रहेगा। तो वैसे कह रहे हैं हम लेने नहीं देंगे। अरे मैंने कहा वो बोलता है, हम करके दिखाते हैं। कल 20 तारीख को थाने की सफाई होनी है, जो शिवलिंग मिला है वहाँ की सफाई होनी है जिलाधिकारी से हो रहा है। हम स्वागत करते हैं कि सफाई भी हो जाए और शिवलिंग की पूजा भी शुरू हो जाए। लेकिन सेवा को लेकर के तो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि शिवपाल जी पर आप नहीं बोल रहे हैं डॉक्टर। अरे मेरे भाई, उनका नाम ही शिवपाल है और जिनके नाम में शिव हो मेरा भाई है, भाई के विरुद्ध में मैं कैसे बोलूंगा? शिवपाल कभी मिल गए तो साथ में बैठकर चाय पीते पीते चर्चा कर लेंगे, पर जिनका नाम शिव है वह तो मेरा भाई है। उल्टा बोले तो भी वो तो अरे मेरे भाइयों, मीर बाकी से लेकर गोलियों और लाशों के ढेर के बीच ही संघर्ष करके हमने मंदिर बना लिया है। मतलब आप संकेत दे डॉक्टर साहब, शिवपाल जी भी आज नहीं तो कल आप लोगों के साथ ही कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे अयोध्या की और काशी और मथुरा की लड़ाई। मेरे भाइयों, सभी हिंदू मेरा भाई है और कभी न कभी मेरे साथ आ जाएगा। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, और ये तो शिवपाल है। काशी के साधु संतों ने एक साथ प्रभु श्री राम पर आधारित फिल्म देखी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला की होने जा रही है। ऐसे में बात की जाए तो जगह जगह श्री राम ध्वज को लेकर तमाम तरह से रैलियां निकाली जा रही हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम तरह से संगठन एवं संस्थान भी श्री राम ध्वज को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम की भक्ति में विभोर होने के लिए भी कह रहे हैं। अयोध्या भले ही ना जाएं, लेकिन काशी में हर घर दीप जरूर जलाएं। इसी को देखते हुए इस संदर्भ में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 500 सालों के संघर्ष की गाथा श्री राम फिल्म में प्रदर्शित की गई है, जिसे देखने साधु संतों का जत्था पहुंचा। इसमें श्री राम मंदिर के लिए हमारे साधु संतों एवं महात्माओं ने कितना संघर्ष किया और अदालत किस तरह से फैसला सुनाया, इस मूवी में प्रदर्शित किया गया है। इस मूवी में एक राजनीतिक दल एवं हिंदू संगठनों, साधु संत समाज की भूमिका को भी दर्शाया गया है, ताकि इस गौरवशाली अतीत को भुलाया ना जा सके। वहीं साधु संतों ने कहा कि आज हम लोग इस मूवी को देखकर अभिभूत हो गए कि हमारे साधु संतों ने इतनी कठिन लड़ाई लड़कर आज अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और हमारे साथ संपूर्ण वाराणसी के ये महापुरुष एक से एक विभूति अनेकों नाक आश्रम से आए हुए हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है। हम लोग आए हैं, हम सनातन धर्म में जो हम परंपरा के हम लोग वाहक हैं, संवाहक हैं, हम महात्मा लोग, हम इसलिए यहाँ आए हैं कि आज जो फिल्म जो हमारा ये 5, 9 और क्या है 6 5, 9, 6 जो ये फिल्म है, यह देखने के लिए हम लोग आए हैं। और देख करके ऐसे लगा जैसे ये हमारे सनातन धर्म की जो जड़ है वो पाताल में है
इसे कोई हिला नहीं सकता। हमारी आत्मशक्ति, हम 800 वर्ष गुलाम रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा सनातन धर्म अपनी ध्वज पताका को फहराता रहा है। हमने भगवान राम, जो हमारा हृदय है, हमारे सनातन धर्मियों का हृदय है, उनके स्वाभिमान, सम्मान और उनके प्रति जो श्रद्धा हमारी थी, उस आज वो विजयी हुई है। और हम जो है विजयी हो करके पुनः जो आक्रांताओं ने हमारे पर हमला किया, हमारे धर्म को पददलित किया और अपमानित किया, उस सम्मान को, स्वाभिमान को पुनः अपने शौर्य और धैर्य के साथ अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, क्रिया शक्ति के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा प्राप्त किया है। तो हम फिल्म बनाने वाले को बधाई देते हैं। और यह फिल्म हर हिंदू को, हर बच्चों को देखना चाहिए कि वह देखे कि हमारा इतिहास क्या है, किस तरह से अपमानित हम हुए हैं और हमें किस प्रकार की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। तो मुझे लगता है बाकी जो हमारे काशी विश्वनाथ हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, और भी हैं जो खास देखने को मिला इस फिल्म में? इस फिल्म में जो देखने को मिला है कि जो सनातन धर्मियों का बलिदान है, जो त्याग है, हम बलिदान के लिए, हम त्याग के लिए माने जाने वाले सनातनी हैं। हम अपने धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं और हम प्रेरणा देते हैं। हम सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी धैर्य और ऐसी वीरता के साथ अगर आप लगे रहोगे तो हमारा धर्म जीवित रहेगा और हमारा ध्वज पताका आसमान में फहराता रहेगा। काशी में प्रख्यात कथावाचक राजन जी महाराज की 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। श्रवण कुमार मिश्रा, प्रेम यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संत प्रेम भूषण जी महाराज की कृपा पात्र पूज्य राजन जी महाराज के मुख से 9 दिवसीय सरस श्री राम कथा आगामी 23 से 31 जनवरी तक आयोजित हो रही है। कथा का समय अपराह्न 1 बजे से 4 बजे तक होगा। कथा स्थल डीके उपवन, साई महावीर बाजार, आजमगढ़ रोड, रिंग रोड से 500 मीटर आगे स्थित है। पूज्य राजन जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा की अमृत वर्षा का रसपान कर जीवन को कृतार्थ करें। श्रवण कुमार मिश्रा ने बताया कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 23 तारीख को वाराणसी में श्री राजन जी महाराज द्वारा राम कथा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी से ही पंडाल में दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाएगी। 31 जनवरी तक दीपावली जैसा उत्सव दिखेगा। कथा का आयोजन भव्यता दिव्यता के साथ काशी के अंतर्गत यह दूसरी राम कथा है हम लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्य आयोजक के रूप में प्रेम भैया और सोम कुमार मिश्रा, मिंटू भैया जी हैं। नहीं, हम लोग 22 जनवरी को जो राम जी का स्थापना दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में वहां पे एक दिवसीय 22 जनवरी को दीपोत्सव की तरह पूरा विश्व मनाएगा रामलला का जन्मोत्सव। लेकिन हमारे यहाँ पे 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक लगातार दीपावली जैसा महोत्सव रहेगा। और कथा जो श्रोता हमारे हैं वो पूरे विश्व से आएंगे और हमारे पूज्य महाराज जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके श्रोता इतने भावुक, इतने ही मतलब स्नेही हैं, वो महाराज की इस कठोर ठंडी में भी उपस्थित होकर के कथा में रसपान करेंगे। कितने दिन तक कहाँ आयोजन? कथा हमारा आजमगढ़ रोड पे, रिंग रोड से 500 मीटर की दूरी पर बाएं तरफ डीके उपवन है, उसमें कथा का आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय कथा हमारी चलेगी पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज जी द्वारा। वसंत कन्या महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होगा। वसंत कन्या महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा मिथ, हिस्ट्री और कल्चर विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आगामी 22 और 23 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर गंगाधर पांडा, पूर्व कुलपति कोनन विश्वविद्यालय चाईबासा, प्रोफेसर रतन, प्रोफेसर अनीता सिंह इत्यादि लोग शिरकत करेंगे। इसमें देश विदेश से मुख्य रूप से रूस, न्यूजीलैंड, इटली एवं भारत इत्यादि से लगभग 100 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इस सेमिनार को 8 मुख्य एवं 15 टेक्निकल सत्रों में विभाजित किया गया है। इस सेमिनार की संयोजिका डॉक्टर पूर्णिमा एवं संरक्षिका प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव हैं। इस बात की जानकारी विभाग में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। कितने डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं
और मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये जो संगोष्ठी है वो 2 दिन की है, 22 और 23, और 22 को 2:30 बजे हम इनॉग्रल सेशन करेंगे। पहले हम उसके राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसको देखेंगे साथ में बैठकर, और उसके बाद 2:30 बजे हम संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी 6 सत्रों में बटी हुई है, और इसमें जैसा मैंने बताया कि अलग अलग सत्रों में अलग अलग वक्तागण रहेंगे रिसोर्स पर्सन्स के तौर पे, और उसके साथ ही इसमें 75 तो पेपर आए हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उम्मीद है कि लगभग 150 लोगों ने रजिस्टर किया है, तो 150 लोग इस संगोष्ठी में शामिल होने के लिए मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे। कहाँ पे ये आयोजन होगा? ये आयोजन हमारे महाविद्यालय के ही सभागार में होगा, और इस महाविद्यालय का जो सभागार है उसका नाम एनी बेसेंट हॉल है, और इसमें हम अकोमोडेट करेंगे अपने गेस्ट को, पार्टिसिपेंट्स को। मैम, किस तरह का आयोजन करने जा रही है, कितने दिनों का है और कितने डेलीगेट्स लगभग आ रहे हैं, क्या क्या इसमें पेपर रखे गए हैं? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका टाइटल है मिथ, हिस्ट्री एंड कल्चर, मिथक, इतिहास और संस्कृति, और इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए हमारे पास इंडिया और अब्रॉड से, देश विदेश से अराउंड 150 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और लगभग 20 स्पीकर हैं, और वो सारे स्पीकर्स कुछ हमारे ऑनलाइन जुड़ेंगे, कुछ ऑफलाइन जुड़ेंगे, और भूटान से एस चित्रा आ रही हैं, और एफिलिएट प्रोफेसर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से रतन भट्टाचार्य जी आ रहे हैं। ये लोग इन पर्सन मोड में रहेंगे, और नीरजा माधव मैम वैलेडिक्ट्री में आ रही हैं, और उसके साथ साथ अंग्रेज़ी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता सिंह मैम रहेंगी, रिटायर्ड प्रोफेसर जोग्राफी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर राना पीवी सिंह रहेंगे, और उनके साथ ही साथ प्रोफेसर प्रकाश जोशी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वो आ रहे हैं, और इफ्लू से डॉक्टर जय सिंह आ रहे हैं। इस तरह से एक बात करें तो ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी के समय जब हम हमारे साथ एक सुखद संयोग हुआ कि राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस टाइम पे हमारा सेमिनार हो रहा है, और हम देख सकते हैं कि कितना हम जिस चीज़ को मिथ्या मान लेते हैं, कई बार मिथक को हम गलत समझ लेते हैं, मिथ्या मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये चीज़ हुई होगी या नहीं हुई होगी, इसके संदर्भ कहाँ से। तो जब हम पुराणों को, वेदों को खंगालते हैं तो कई चीज़ों की हमें ऐतिहासिक प्रमाणिकता भी मिलती है। राम सेतु की भी ऐतिहासिक कुछ प्रमाणिकता मिलती है। अयोध्या का जब हम फिर से उसे पढ़ते हैं, फिर से जानने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, और कालांतर में हम उसे एक मिथक मान लेते हैं। कई बार हम जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं अलंकार है, उनको भी, सिंबल्स को भी हम उसको यथावत पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कई बार कालांतर में उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका संबंध बदल जाते हैं, संदर्भ भी बदल जाते हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें जब पढ़ी जाती हैं तो उनका मतलब भी चेंज हो जाता है। इसलिए वापस उन्हें जाकर पढ़ना, और अब तो हम दूसरे माध्यमों से, जब लिटरेचर के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से जब वापस मिथोलॉजी को वापस दिखाया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो राइटर होता है उसकी भी रहते हैं, तो उनसे भी जो इतिहास है या जो मिथक है वो थोड़े बदल जाते हैं, उनके कई वर्जन्स हो जाते हैं, कई उनके रूप हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, साहित्य से जोड़ते हुए हम इतिहास का, मिथ का और कल्चर, हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक बहुत लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, भारतीय और विदेश के, हमारे इंडियन मिथ्स के और विदेशी मिथ जो मिलते जुलते भी हैं, कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ अलग भी हैं। जैसे क्रिश्चियन मिथ्स, बिब्लिकल मिथ्स थोड़े अलग हैं, उनकी अवधारणा थोड़ी अलग है, लेकिन जो हमारे ग्रीक मिथोलॉजी है उससे जो हमारी इंडियन कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी मिलता जुलता है। प्रोफेसर सुधाकर राव फाउंडेशन जगत गुरु चंद्रशेखरेंद्र के विचारों से लोगों को अवगत कराएगा। प्रोफेसर सुधाकर राव फाउंडेशन नई दिल्ली के संयोजक पंकज अग्रवाल ने कामकोटेश्वर महादेव मंदिर शिवाला में प्रेस वार्ता की, जिसमें पंकज अग्रवाल ने कहा कि 22 जनवरी को अद्भुत अयोध्या में भगवान श्री राम लला की अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम भारतवासी को इस शुभ अवसर पर ये बताना चाहते हैं कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसका संपूर्ण श्रेय हमारे महाराज शंकराचार्य स्वामी कामकोटि पीठ के जगतगुरु चंद्रशेखरेंद्र
सरस्वती महापेरियावा जी को, जिनको हम महापेरियावा के नाम से जानते हैं, उनके अथक प्रयास की वजह से ही संभव हुआ है और इन्होंने इसमें अनेकों प्रयास किया। हम फाउंडेशन के अनुयायी महाराज जी को दिशा निर्देश का पालन करते हुए परम पूज्य महाराज जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं और काशी, प्रयागराज, अयोध्या इत्यादि अनेकों धार्मिक स्थान पर महाराज जी की प्रतिमा एवं महाराज जी के विचारों की संगोष्ठी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। किस तरह का आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या है आज? कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य है कि आज जहां पूरे विश्व में एक खुशियों की बहार फैली हुई है, हम 22 तारीख को अयोध्या में भगवान के मूल स्थान पे भगवान श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं। ऐसे शुभ मंगल की वेला पर इस राम मंदिर की पहली ईंट जो प्राण प्रतिष्ठित करके हमारे पूज्य जगत गुरु चंद्रशेखर सरस्वती जी महाराज, जिनको हम महापेरियावा के नाम से जानते हैं, उन्होंने भेंट की थी और उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि इस मामले का निदान कोर्ट द्वारा ही निकलेगा और आज वही चीज़ हुआ। संघर्ष तो तमाम हुए लेकिन कोर्ट द्वारा ही उसका हल निकला और आज ऐसे महान संत जो हमारे सनातन के धर्म ध्वजा हैं, उनकी बातों को समाज के बीच में रखना परम आवश्यक है। ऐसी शुभ मंगल वेला पर प्रोफेसर सुधाकर राव फाउंडेशन नई दिल्ली जो निरंतर महाराज जी के विचारों को आम जनमानस में पहुंचाने का काम करता है, तो ऐसी मंगल वेला पर उसने इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये बात जो है आम जनमानस के लिए में जाए, इस कारण से इस प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजूखाने की हुई सफाई। अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से स्वर्णमयी चरण पादुका को लेकर मंदिर के महंत अयोध्या हेतु हुए रवाना। बीएचयू के विभिन्न छात्र संगठनों ने भाजपा के खिलाफ 20 सूत्री घोषणा पत्र किया जारी। और तेलुगु समाज से जुड़े 2 वरिष्ठ सदस्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने हेतु अयोध्या हुए रवाना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।